फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैस एंड आप सभी का स्वागत है। इसमें आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे 10th और 12th एग्जाम्स के बोर्ड्स के रिगार्डिंग और क्या-क्या चेंजेस उनके सिलेबस में हुए हैं, साथ में क्या-क्या बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद टुडेज थॉट, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी बेटर। हमारे लिए हर एक दिन जब मॉर्निंग में हम उठते हैं, नया दिन होता है, नई शुरुआत होती है, वो एक बेटर दिन की शुरुआत होती है। हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं जिसके अंदर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके उस दिन को और खूबसूरत बना सकते हैं। और ऐसे ही हम अपने समय का सदुपयोग करके, समय का उचित ढंग से उपयोग करके हम अपने जीवन में बहुत अच्छे मोमेंट्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था कि जो चाइना में जो लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर है मैंडेरियन लैंग्वेज। और ये जो मैंडेरियन लैंग्वेज है ये 70% पॉपुलेशन वहाँ की बोलती है। मतलब मेजोरिटी जो है वो 70% जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो मैंडेरियन लैंग्वेज को ही बोलती है। साथ में ये जो मैंने और जो वहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती है उनके कुछ नाम दिए हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं प्रीवियस स्कूलिंग सिस्टम की। इसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके प्लीज पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। इसमें हम इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। साथ में इस पीछे वाले वीडियो में मैंने एक चीज ऐड नहीं की थी और वो है ये क्लासेस कवर्ड 9, 10th, 11th, 12th। ये जो क्लासेस है, ये जो कवर्ड क्लासेस है, इनके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था। तो मैं बता देना चाहूंगी कि जो 4 इयर्स है, क्रूशियल जो टाइम होता है लाइफ का सबसे ज्यादा, तो एज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रगल या एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम जिसको बोला जाता है, वो यही एज होती है, ये 4 साल। तो इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या चेंजेस होंगे। साथ में जो मिडिल एजेस हैं इनमें क्या चेंजेस होंगे। बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम्स है कि इसमें संस्कृत लैंग्वेज ही लेंगे क्या। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपकी चॉइस पे होगा। जैसे राजस्थान वाला रीजन है, इधर आप संस्कृत ले सकते हैं। साउथ के अंदर और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वहाँ की, तो वो हम उनको वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करें। इस पीछे वाले वीडियो में जो हम ये जो स्लाइड्स में डिस्कस कर रही हूँ, ये पीछे वाले वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कशन किया है उनको मैंने सम अप किया है। जैसे ओरिजिन ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, इंडियन एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई, इस मुद्दे को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। जो नया पॉलिसी बनी है, इसके तहत जो एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। साथ में MHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उसका नाम बदल के कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। साथ में इस कमेटी को किसने बनाया था, इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। और रिड्यूस्ड करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग, बच्चों के करिकुलम जो है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देंगे ताकि वो जो बच्चे हैं वो लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा। साथ में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, होम लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत या फिर मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे एनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज, यानी कि कोई भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज। संस्कृत एनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज। वोकेशनल क्राफ्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। गार्डनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल वर्क, इनको इंपॉर्टेंस मिलेगा। पीरियोडिक एक्सपोजर मिलेगा। पीरियोडिक एक्सपोजर के अंदर आ जाते हैं कितने सारे एरियाज, जैसे हिस्टोरिक विजिट्स हो गए, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, विलेजेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। इनके अंदर जो भी एक्सपोजर मिलेगा, बच्चों को जाने का मौका मिलेगा। एजुकेशन प्रोग्राम्स के तहत डिफरेंट, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते हैं स्कूल में, फिर इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनका आयोजन ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। साथ में क्या चीजें ऐड की हैं, अब हम उन पे बात कर लेते हैं। नॉलेज ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन है, ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट है, उसको बचपन से ही मतलब इंडिया के कल्चर के बारे में, साथ में एंशियंट जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न इंडिया में, जो एंशियंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न इंडिया में, उसको रिलेट करेंगे। साथ में एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम,
पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग ट्राइबल नॉलेज, जो दलित समाज है या पिछड़े हुए वर्ग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि अभी कौन सा दिवस मनाया गया था 2-3 दिन पहले ही, ठीक है, अगस्त के महीने में कौन सा दिवस मनाया गया था, आदिवासी दिवस बनाया गया था, तो वो कितनी तारीख को बनाया गया था, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि यहाँ हम पढ़ेंगे इसमें ट्राइबल नॉलेज, साथ में इंडिजीनियस ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग, जो प्राचीन या परंपरागत तरीके हैं सीखने के, वो साथ में मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, योगा, आर्किटेक्ट, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इन सभी को जगह मिलेगी। इसके साथ में लिंग्विस्टिक, जो एमए लेवल पे बच्चे पहले सीखा करते थे, लाइक मेरे पास में, जैसे मैंने एम मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो लिंग्विस्टिक हमारे वहाँ सब्जेक्ट था एक, तो इसको स्कूल्स में ही ऐड कर दिया गया लिंग्विस्टिक्स को। साथ में लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गेम्स और गेम्स एज इन गवर्नेंस, पॉलिटी कंजर्वेशन, ये सब चीजें बच्चों को पहले ही इंट्रोड्यूस करा दी जाएंगी। साथ में मेडिकल प्रैक्टिसेस में हम काउंट करेंगे किनको, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल group cultivation, natural farming, etc. Students will be engaged to visit different states as a part of cultural exchange program. Doing what's right, आपको वो इस चीजों की सीख, मतलब doing what is right, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये करने की आपको सीखें दी जाएंगी। सीख कैसे मिलेगी, डिफरेंट आपको स्टोरी बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे ये देखो पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश एंड अदर फन फेबल, ये आप ओरिजिनल स्टोरीज जो है वो ही बच्चों को अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ताकि बच्चे सीख सके कि सेवा क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, स्वच्छ भारत स्वच्छता क्या होता है, निष्काम क्या है, कर्मा क्या है, शांति क्या है, सेक्रीफाइस क्या है, टॉलरेंस क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, प्लूरलिज्म क्या है, राइटियस कंडक्ट क्या है, इन सब के बारे में बच्चे को स्टार्टिंग से ही नॉलेज हो जाएगी जब वो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे या ओरिजिनल स्टोरीज को पढ़ेंगे। जैसे ओरिजिनल स्टोरीज कौन कौन सी है, पंचतंत्र है, जातक, हितोपदेश है, और अदर जो फन फेबल्स हैं उनको भी काउंट किया जाएगा इसमें। आगे एक्सर्प्ट्स को भी ऐड किया गया है इसके अंदर। एक्सर्प्ट्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंट होते हैं, पीसेस होते हैं या पार्ट्स होते हैं किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको भी इसके अंदर जगह दी जाएगी। यानी कि 3+4 की लर्निंग जो है लास्ट वाली, उसके अंदर एक्सर्प्ट्स को भी जगह दी जाएगी। साथ में बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, बच्चों को बेसिक सिखाया जाएगा। किस किस क्षेत्र में सिखाया जाएगा, हेल्थ के क्षेत्र में, प्रिवेंटिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ। पहले तो हेल्थ के बारे में बात होती थी, लेकिन सिर्फ फिजिकल हेल्थ को यहाँ पे काउंट किया जाता था कि बच्चों को, जैसे बच्चों की साइंस की बुक्स के अंदर मीजल्स हो गई, अलग अलग तरह की बीमारियों के नाम हो गए, लेकिन अभी यहाँ मेन फोकस रहेगा मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, आप सभी जानते हैं कि दैट आवर होल country as well as the whole nation is facing the biggest pandemic problems, and that's why we all are in a level of stress. that's why इन सबको रिमूव करने के लिए मेंटल स्ट्रेस पे यानी कि डिस्कशन किए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि बच्चे खुल के सामने आ पाए, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जा सके। तो ये सब आएगा मेंटल हेल्थ के अंदर। गुड न्यूट्रिशन की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आजकल आप देखते हैं कि जो भी किचन गार्डनिंग को सब बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो हम बाहर से सब्जियां फल खरीद के खा रहे हैं, that are not so, they are not providing us any kind of protein and that much of carbohydrates, fats which we our body wants. उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, पेस्टिसाइड्स हैं इनकी वजह से। तो किचन गार्डनिंग को प्रमोशन देने के लिए पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन को भी प्रमोट किया गया है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत इतने सारे राजस्थान के अंदर इतने सारे टॉयलेट्स वगैरह बनवाए गए, शौचालय बनवाए गए, इनका निर्माण किया गया, और इंडिया के सारे स्टेट्स में कुछ ना कुछ स्वच्छता अभियान के तहत किया गया। तो ये सब क्या है, इनकी बच्चों से, मतलब बच्चों की जो नींव है उसी से इनको मजबूत कर दिया जाएगा इन चीजों के लिए। विल ऑल्सो डिजास्टर रिस्पॉन्सेज फॉर फर्स्ट एड बी इंक्लूडेड। ये तो खैर पहले भी होता था, जो डिजास्टर रिस्पॉन्सेज थे ये हमें भी स्कूल्स में सिखाए जाते थे, लेकिन अब इनको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। साथ में उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रन करती हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ठीक है, इन सब के वहां ले जाया भी जाएगा बच्चों को, और उनको एक्चुअल में चीजें सिखाई और दिखाई जाएंगी। पहले तो हम लोगों से प्रैक्टिकल्स करवा लिया करते थे स्कूल्स में, तो
तो वो चीजें यहाँ नहीं है। अब इनको लेके जाया जाएगा, लाइव इनको देखने को मिलेगा सब कुछ। दूसरा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेट्रीमेंटल एंड डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ, मतलब बच्चे जो है कम एज के अंदर अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया और अदर ड्रग्स की लत उनको लग जाती है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों से इन चीजों पे भी डिस्कशन किया जाएगा। एक ओपन डिस्कशन होगा जिसमें उनको इफ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया जाएगा, अल्कोहल के, टोबैको के, और जो जितने भी ड्रग्स वो बच्चे ले रहे हैं आज की जनरेशन में, जैसे हम स्कूल्स में भी देखते हैं ये बहुत चीजें आम होती जा रही हैं, तो इन सबको रोकने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल करिकुलम जो भी पेडागोगी है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उसके अंतर्गत बहुत इनिशिएटिव स्टेप्स लिए गए हैं। उनके जो पूरा सिलेबस है उसको रीडिजाइन करने का विचार है, टू एंश्योर दैट एजुकेशन इज मैक्सिमल रिलेटेबल, रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों के लिए रोचक बने, ये पढ़ने पढ़ाने का जो प्रक्रिया है इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बच्चों के बीच में बोरियत ना महसूस हो, बच्चों को एक एक्टिविटीज करवाई जाए ताकि बच्चे क्या है इंटरेक्टिव फील करें। साथ में जो पहले प्रोसेस चली आ रही थी बच्चों को पढ़ाने की, उस चीज से थोड़ा सा छुटकारा भी पाने के लिए ये पॉलिसी है। अब हम बात करते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21, एनसीएफएसई। इसके अंदर क्या किया गया है, लोकल कंटेंट को बढ़ावा दिया गया है, साथ में फ्लेवर, जैसे चैप्टर के बीच में स्टोरी डाल दी, तो स्टोरी में बच्चों के आसपास के घर परिवेश से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हो गए उनको पुट कर दिया। साथ में एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इनको भी मतलब क्रिटिकल एनालिसिस, कोई बच्चा कोई चीज को समझेगा, थॉट प्रोसेस उसका स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग गहन सोचेगा उसके बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे, कुछ क्लैरिटी आएगी उसमें। इन सब चीजों को ज्यादा महत्व दिया गया है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, व्हाई देयर इज अ नीड टू चेंज इन एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी, इसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, ये बताइए आप। क्योंकि जो हमारी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा बर्डनसम है। हम देखते हैं बच्चों के बैग्स उनके वजन से ज्यादा भारी होते हैं। उन चीजों को रिमूव करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्डनसम, हार्मिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे, बढ़ने लग गए हैं। इन चीजों को रोकने के लिए, साथ में एक बोरियत महसूस होती है बच्चों को पढ़ने में। इन चीजों को रोकने के लिए हमें मतलब सोसाइटी को भी एक तरह से नीड है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव किया जाए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, जो बच्चे हैं वो पैसिव लर्नर्स है। बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 10th एंड 12th विल बी कंटिन्यूड। जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये पॉइंट पढ़ने के बाद में उन सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो अभी पढ़ाइयाँ छोड़ के बैठ गए हैं। उनको लग रहा है कि पढ़ाई नहीं करेंगे और एग्जाम्स वगैरह नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम वैसे ही होंगे। अभी जैसे 10th के भी एग्जाम्स हुए हैं, 12th के भी जो पेपर्स नहीं हुए थे वो हुए हैं, तो एज इट इज एग्जाम्स होंगे। एग्जाम होने के बाद ही आपको पास किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर चेंजेस हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उसके अंदर सिलेबस भी थोड़ा कम हुआ है, टू एलिमिनेट द हायर रिस्क। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इससे हायर जो रिस्क होता है उसको हटाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बोर्ड एग्जाम को एक बर्डन की तरह लेते हैं। तो अब इनके पास में ऑप्शन होगा कि दो तरह से वो बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हैं ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, या तो बच्चे स्कूल ईयर के टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हैं, या फिर एक उनका मेन एग्जाम होगा जिसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी बोल सकते हैं, डिजायर्ड एग्जाम। जैसे कोई बच्चे ने स्कूल छोड़ दी बहुत किसी कारण की वजह से, लेकिन अब वो आके उस स्कूल की पढ़ाई को पूरा करना चाह रहा है, तो वो आके अपना एग्जाम दे सकता है। इस तरह की भी चेंजेस किए गए हैं। पैटर्न ऑफ बोर्ड एग्जाम, जो पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का वो आसान हो गया, विल बी इजियर टू ओवरकम बर्डन। जो पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का उसको इजी बना दिया गया है। कैसे इजी बनाया गया है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। साथ में थ्योरी और डिस्क्रिप्टिव के अलग पेपर होंगे, मतलब एक पेपर ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस का डाल देंगे वो लोग, या फिर थ्योरी और डिस्क्रिप्टिव का, या फिर ऐसे करेंगे दोनों को मर्ज कर देंगे। ये उनपे वो जब ये पूरा प्रोसेस बनेगा और उसके बाद में पता चलेगा। देखिए अभी सिर्फ पॉलिसी आई है, पॉलिसी को अभी एक सदन से मंजूरी मिली है, लेकिन अभी आपको भी पता है बीजेपी सरकार है तो, और उसी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट होते होते आप मान लीजिए 3-4 साल आराम से लग जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो आने वाले 3-4 साल वाले बच्चों के लिए ही है एक तरह से।
सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट, जो जिन बच्चों में स्पेशल टैलेंट है, उनके अंदर असीम क्षमताएं हैं, उनके लिए तो ये बहुत एक अच्छा पॉलिसी बन के आया है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी बच्चे एक समान है, चाहे उनमें कितनी भी प्रतिभाएं क्यों ना हो, सभी बच्चों को एक स्तर पे लाकर आप पढ़ाइए। एक टीचर का कर्तव्य होता है कि हर एक बच्चे को वो सेंटर में रख के अपना जो भी पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है उसको खत्म करे। आगे देखते हैं। टॉपिक सेंटर्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स, इनको बनाया गया है भाई। इसके अंदर एक जैसे टॉपिक दे दिए कोई पर्टिकुलर, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स दे दिए, उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, और वो ग्रुप्स जो है वो स्कूल लेवल के भी हो सकते हैं, कंबाइंड स्कूल के भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल्स के भी हो सकते हैं। अब इन ग्रुप्स के अंदर क्या क्या ऐड करोगे आप, जैसे साइंस सर्किल, ड्रामा सर्किल, डिबेट सर्किल, स्पोर्ट्स सर्किल, इको फ्रेंडली क्लब्स, या फिर योगा क्लब्स। जैसे जिस बच्चे की आर्ट में, इनमें रुचि, आर्ट्स वगैरह में जाना है जिसको, वो योगा क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स सर्किल ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस वगैरह में रुचि है, वो ओलंपियाड्स होते हैं, साइंस के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं वो, और उनकी प्रिपरेशन भी उन ग्रुप्स वगैरह में करवाई जाती है। जैसे ड्रामा सर्किल है, ये आर्ट से रिलेटेड हो गया, डिबेट सर्किल है जिसका जो आउटस्पोकन है, स्पोकन जिसका अच्छा, उनके लिए डिबेट सर्कल्स हो गया। तो एक अच्छा बदलाव आने की संभावना की गई है पूरी। Olympiads and competition in various subjects will be conducted across the country. आज भी हमारी कंट्री में Olympiads and competitions होते हैं। अभी जैसे न्यूज में आया था, सुशांत सिंह ने भी साइंस के, फिजिक्स के काफी Olympiads में वो उसने पार्टिसिपेट भी किया था। तो ये क्या है, मल्टी टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हम डिस्कस कर लेते हैं अदर एरियाज क्या क्या है एजुकेशन के अंदर, और कौन कौन से क्षेत्रों में बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, साथ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग, मतलब लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस या जर्नी। जिंदगी भर इंसान कुछ ना कुछ, पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, हम आगे बढ़ते ही हैं। वैसे ही प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जो भारतीय भाषाएं हैं उनका प्रमोशन होगा, साथ में उनके आर्ट्स और कल्चर, मतलब पूरे हेरिटेज का एक तरह से हम मान ले, पूरा का पूरा कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा। साथ में जो वैरायटी ऑफ टीचर्स मिलेंगे, साथ में कल्चरल डेवलपमेंट होगा। तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, यानी समग्र रूप से ओवरऑल। टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का भी भरपूर यूज किया जाएगा इसके लिए, बच्चों को सिखाया जाएगा। कंप्यूटर हो गया, या फिर ऑनलाइन लर्निंग हो गया, ई लर्निंग हो गया, ये सब। ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, DI यहाँ पे आ जाएगा। Online digital education, ensuring equitable use of technology, creating a dedicated unit for building of world-class physical infrastructure, educating digital content and capacity। मतलब कि ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, लॉकडाउन में भी हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन बिल्स पे कर रहे हैं, साथ में ऑनलाइन का एक क्रेज है, तो उस चीज को भी इस पूरे पॉलिसी के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। अब मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि मैंने इस पूरे पैसेज में, ये जो भी मैंने स्लाइड्स तैयार किए हैं, इनमें कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं जिनके जो आपको हेल्पफुल होंगे। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हो तो इन वर्ड मीनिंग्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है वर्ड मीनिंग, और वो आपको कौन सा लर्न हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और मेरी आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी क्वेश्चंस पूछती हूँ, प्लीज आप उन्हीं के आंसर दीजिए। मुझे ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा आप लोगों का। और जिस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरा एनर्जी लेवल तो मतलब हाई है काफी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा तो मैं आगे ऐसे ही आप लोगों से जुड़ी रहूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।